अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। मीन्स किस तरीके से हम लोग जो फिनोमेना अभी तक देख रहे थे वो इनहेरिटेंस की जीन पर देख रहे थे, मतलब कि जीन किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर कैरेक्टर को लेके जाता है। लेकिन अब जो फिनोमेना देखेंगे ये किस पर बेस देखेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर बेस देखेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया मेंडल ने अपने वर्क को जो इन्होंने इनहेरिटेंस पर वर्क किया था इसको 1865 में पब्लिश किया था। बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से इनका 1900 तक इनके वर्क को कैसा किया गया, अनरिकॉग्नाइज्ड किया गया, मतलब कि इनके वर्क को नहीं जाना गया। रीज़न क्या था, उस टाइम तक क्या क्या नहीं था, कोई भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था और उनके जिससे मेंडल का काम जो है वो पूरी तरीके से वाइडली पब्लिश्ड नहीं हो सका था। अब बात करते हैं थोड़ा उनके सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट ये था, मेंडल ने जिस चीज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा किया वो जीन्स था, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। ये जो मेंडल का जो रूप उन्होंने लिया था ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हो सका। मेंडल कंटिन्यूअस वेरिएशन को भी नहीं समझा पा रहे थे कि मेंडल की वेरिएशन क्या चीज़ होती है, किस तरीके से वो वेरिएशंस आते हैं। और मेंडल्स की जो मैथमेटिकल अप्रोच थी, मतलब जो जिस विहा पर जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखा था, तो जो मेंडल्स अप्रोच यूज़ कर रहे थे मैथमेटिक्स में भी, उसी में कई सारे बायोलॉजिकल जो फिनोमिना थे वो अनएक्सेप्टेबल थे और उस चीज़ों को बायोलॉजिस्ट जो तब के ज़माने के जो वैज्ञानिक थे वो उसको मानने योग्य नहीं थे। अंत में अगर हम देखें तो मेंडल का जो वर्क है वो भले ही ये बता रहा था कि जो जीन्स होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स को, लेकिन वो इसका कोई भी एक फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे और ना ही ये बता पा रहे थे जो फैक्टर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आखिर वो फैक्टर्स बने किससे हैं और उन फैक्टर्स का अपना एक क्या एग्जिस्टेंस है। इसी वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स मेंडल ने जो चीज़ छोड़ दी थी, जिस चीज़ को मेंडल एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे। पहले का नाम था डीवरीज, ह्यूगो डीवरीज, दूसरे का नाम था कार्ल कोरेंस और तीसरे का नाम था एरिक वॉन टेकमार्क। ये ऑस्ट्रिया के थे, ये जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया, अपने अपने वर्क में इंडिपेंडेंटली अपना 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 वर्क करा और वर्क करने के बाद में इन्होंने मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस के जितने भी पहलू थे उन सब पर अच्छे से विचार करने के बाद में उन्होंने पाया कि जीन्स और क्रोमोसोम जो हैं वो एक ही तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक ही तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब उन्होंने कैसे पता लगाया, उन्होंने देखा कि ऐसा था कि पहले ये माइक्रोस्कोप नहीं थे और लेकिन उस समय तक जो थे वो माइक्रोस्कोप आ चुके थे, जिस वजह से साइंटिस्ट जो थे उनके अंदर सेल डिवीज़न को अच्छे तरीके से देख सकते थे। और ये भी बताया गया कि सेल डिवीज़न से ठीक पहले डबल तथा डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो सेल डिवीज़न से पहले जो है वो क्या ऐसा हो जाता है, डबल हो जाता है और बाद में क्या वो हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इसी करेक्टर्स को इन्होंने क्या बोला, इसी चीज़ को इन्होंने क्रोमोसोम्स बोला, जिसको बोलते हैं कलर्ड बॉडीज़ बोलते हैं। जो क्यों कलर्ड बॉडीज़ बोलते हैं, सोम मतलब होता है बॉडी और क्रोमा मतलब होता है कलर। कलर कब होंगी, जब उनको हम लोग क्या करेंगे, स्टेन कर रहे हैं। 902 तक क्रोमोसोम्स वो उन्होंने बताया गया प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम के मूवमेंट का पूरी तरीके से ज्ञान हो चुका था, किस तरीके से क्रोमोसोम मूवमेंट कर सकते हैं, और इसी को उन्होंने अपने एक्सप्रेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया। बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पहले का नाम था वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी। इन्होंने नोटेड किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं मियोसिस के टाइम पर, वो सेम बिहेवियर जो है वो किसकी तरह है, जीन्स की तरह है, जो यूज़ किया जा रहा है किसमें, क्रोमोसोम मूवमेंट में यूज़ किया जा रहा है, जैसा हम लोग ये नीचे एक डायग्राम बना हुआ इसमें देखेंगे। इन्होंने बोला कि सबसे पहले जीवन फेज होती है। जीवन फेज हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा है 11th में। जीवन फेज के बाद में कौन सी आती है, जीवन फेज के बाद में एस फेज आती है, जहां पर ये डबल हो गए, और एस फेज के बाद में क्या आती है, G2 कंडीशन आ गई है, और G2 कंडीशन के बाद ये किस में चले गए, मियोसिस में चले गए। वहां पर मियोसिस, कई सारी मियोसिस में स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोफेज होता है जिसकी 5 सब फेजेस होती हैं, फिर मेटाफेज होता है, देन हमारा क्या आता है, एनाफेज आता है। हमने देखा एनाफेज में इनकी बॉन्डिंग आपस में क्या हो गई, बढ़ गई।
धीमे धीमे मियोसिस फर्स्ट खत्म हुआ टीलोफेज के बाद में, हमने देखा ये सेपरेट होने लगे क्रोमोसोम, ये वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने अपने सेपरेट होकर पहुंच गए। हमने देखा जब ये अलग अलग हो रहे थे तो मियोसिस सेकंड जैसे ही हुआ, और मियोसिस सेकंड होने के बाद में जैसे ही चार चीज़ें बनी तो ये होमोलॉगस सेगमेंट्स भी बीच में से क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और एक आधा इस सेल में चला गया, आधा इस सेल में चला गया, आधा इस सेल में चला गया और आधा इस सेल में। तो हमने कहीं ना कहीं ये तो देखा है कि क्रोमोसोम्स जो पहले सिंगल थे वो डबल हुए, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को डबल किया, कैरेक्टर्स को डबल करने के बाद में वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में आधे आधे पहुंच गए। इस तरह इन्होंने ये बताया कि कैसे जीन जो है वो क्रोमोसोम्स में भी पेयर में पाए जाते हैं, मीन्स अगर जीन जो है वो जिस तरह डीएनए में पाए जाते हैं उसी तरीके से क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं। और एक जीन पेयर के कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं, और दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। मीन्स एक मदर वाला अगर है तो इस जैसे मान लीजिए ये के जीन है यहाँ पर, तो यहीं पर एक जीन यहाँ पर है तो यही होमोलॉगस जो क्रोमोसोम पर वही जीन यहाँ पर होगा, भले ही उनकी फॉर्म अगर एक दूसरे से अपोजिट है तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं। अब क्या किया, एक कंपैरिजन किया गया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और जीन के बीच में। कंपैरिजन में बताया गया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो बी में जीन भी जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, और हर एक गैमेट में केवल एक ही क्रोमोसोम पहुंचता है। हमने बोला कि एक मदर से है, जैसे ये फर्स्ट क्रोमोसोम है तो फर्स्ट क्रोमोसोम मदर वाला भी है, फर्स्ट क्रोमोसोम फादर वाला भी है। जब गैमेट्स बनेंगे तो अलग गैमेट में मदर वाला जाएगा और अलग गैमेट में फादर वाला जाएगा। सेम इसी तरीके से जीन्स भी गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पर जाते थे, जे मेंडल ने भी बताया था। उसके बाद इंडिपेंडेंट पेयर मीन्स अलग अलग जोड़े, मतलब जब कभी भी अगर हम लोग एक से ज़्यादा जीन लेते हैं या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम लेंगे तो वो अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एक पेयर दूसरे पेयर से कभी भी सेग्रीगेट नहीं करेगा, जैसा इन्होंने बताया था, किसने, मेंडल ने बताया था। सटन और वोवेरी ने बताया कि क्रोमोसोम के एक पेयर की पेयरिंग हो जाना या सेपरेशन होना अपने साथ ले जा रहे फैक्टर के पेयर के सेग्रेशन के कारण बनेगा। मीन्स सटन और वोवेरी बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक अपने क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, अलग अलग सेपरेट कर रहा है, तो उसके साथ जो पेयर्स हैं, फैक्टर्स के जो पेयर हैं वो भी अलग अलग होने के कारण उसके बनेंगे। सटन और बोवेरीज ने जो पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो बताया था, जो सेग्रीगेशन ऑफ पेयर किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनको वो ले जा रहे हैं। इसी वजह से सटन और बोवेरी ने जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की फिनोमेना दी थी उसको मेंडल के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में जोड़कर हम लोग अब उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स इस पूरी थ्योरी में सटन के द्वारा किया गया क्रोमोसोम पर वर्क कंपेयर किया गया मेंडल्स के द्वारा किए गए जीन पर वर्क से, दोनों ही सेम रिजल्ट देते हैं, जिस वजह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनती है। अब इसी फिनोमेना को आइडिया मानते हुए थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके सभी सहयोगियों ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन निकालना चाहा, और उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग एनिमल्स लिए, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म लिया, और इनमें से एक और दूसरे, एक को मेल माना और दूसरे को क्या माना, फीमेल को, और इन्होंने इनके बीच में क्या करा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे वेरिएशन भी निकल के आया कि किस तरीके से 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरीफाई करते हैं। अब वो मॉर्गन ने जिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए जिस ऑर्गेनिज्म को लिया था, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहले इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है, सिंथेटिक मीडियम में ग्रो किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉर्गन ने क्यों किया, तो पहला पॉइंट सिंपली उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, लगभग 2 वीक में पूरा कर लेते हैं। सिंगल मेटिंग, मतलब कि अगर एक बार रिप्रोडक्शन होगा तो उससे कई सारे नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो है वो बन सकती हैं। मेल और फीमेल्स को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स थे जो विदाउट माइक्रोस्कोप या लो माइक्रो पावर स्कोप की हेल्प से भी देखे जा सकते थे। तो ये जो फिनोमेना है, अगर आपसे मॉर्गन का पूछे तो आपको मॉर्गन के बारे में बताना है, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूछे तो उसके बारे में बताना है।